बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव समीम अहमद से। देखिए क्या बोल रहे हैं समीम अहमद, इन्होंने किस प्रकार का आरोप लगाया है, कमीशन के ऊपर आरोप लगाया है कि कमीशन इतने दिनों के अंदर में जिस प्रकार से कमीशन को काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार का आरोप बहुत ही गंभीर आरोप है। आइए मैं आपसे बात कराता हूँ सीधे समीम साहब से। समीम साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, किस प्रकार का आपका आरोप है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबसे पहले यहाँ आए कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ह्यूमन राइट्स का स्थापना हुआ पूरे दुनिया के अंदर, भारत में भी हुआ। भारत में जैसे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है, जिसके तमाम सुविधाएं स्टेट गवर्नमेंट देती है, जिसके रिटायर्ड चीफ जस्टिस उसके चेयरमैन होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ये ह्यूमन राइट जो सरकार के द्वारे काम कर रही है। हम लोग जो चलाते हैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ना हम सरकार से हैं, हाँ सरकार से रजिस्ट्रेशन है, यूएनओ से एफिलिएशन है, सारी जगह पे हम लोग सरकार से रजिस्ट्रेशन करा के इस काम को कर रहे हैं। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, आज भारत के 80% लोग ऐसे हैं जो अपने अधिकार के बारे में अवेयर नहीं है। आज़ादी के 68 साल हो गए। 68 सालों में क्या ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन जिनको सरकार ने गाड़ियाँ, उनकी सिक्योरिटी, तमाम सुविधाएं उनको दे रखा है, तनख्वाह देती है, मगर अभी तक वो असफल क्यों है? क्या आज तक ह्यूमन राइट्स का, मेरा एक सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, एक सवाल है इसे जो शासन चला रहे हैं उनके लिए एक सवाल है कि क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन को सिर्फ एसी रूम में बैठकर काम करने के लिए है, या 80% लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो उनको अवेयर कैसे कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सिर्फ तनख्वाह लेते हैं और इनका सब प्रोटोकॉल है, मगर ये किसी के लिए कुछ नहीं। हम बताते हैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने आज तक अगर हम देखें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को आज से सैकड़ों ऐसे लेटर्स हमने भेजे होंगे। किसी ने मेरे पास कंप्लेन आया, उसको ह्यूमन राइट्स कमीशन को हमने फॉरवर्ड किया कि प्लीज़ आप इसको देखिए। मगर हमें लगता है कि आज से 15 साल के ये पूरे एक्सपीरियंस में जो हमने 15 साल जो काम किया है ह्यूमन राइट्स पे, ये 15 सालों में शायद 1-2 लेटर का जवाब आया होगा हमारे पास। शायद 1-2 लेटर ऐसे होंगे जिस पर सिर्फ उन्होंने एक लेटर फॉरवर्ड कर दिया होगा टू फॉरवर्डिंग पुलिस कमिश्नर, फॉरवर्ड डीजी, हाँ बस। इसके अलावा उस केस पे क्या हुआ, उसको न्याय मिला या नहीं मिला, इंसाफ मिला या नहीं मिला, उससे ह्यूमन राइट्स कमीशन को कोई मतलब नहीं है। अब यह है कि अगर 12 बजे रात में किसी थाने में पुलिस FIR नहीं लिख रही है तो इस देश की जनता जाए कहाँ, किसके पास जाएगा? अगर वो गरीब आदमी है इसलिए उसका FIR नहीं लिखा जा रहा, वो कमज़ोर आदमी है इसलिए नहीं लिखा जा रहा, तो कमज़ोर आदमी अगर लोकल काउंसिलर के पास जा ही नहीं सकता है, MLA उनकी बात सुनने के लिए रौदार ही नहीं है, तो उसके पास एक ही बच जाता है ह्यूमन राइट्स कमीशन। जब वो ह्यूमन राइट्स कमीशन पे जाए तो सबसे पहले तो 1 हफ्ता लग जाता है उनको टाइम मिलने में 1 हफ्ता लग जाता है। तो 1 हफ्ता के बाद अगर दुर्भाग्य से अगर उनकी खुशनसीबी कह लीजिए, अगर समय मिल भी गया ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन, तो वहाँ पे ये होता है, देखने को ज़्यादातर केसेस हमारे पास आए कि देखने को ये मिलता है कि कंप्लेनर जो है वो किसी एक IAS अधिकारी के खिलाफ कंप्लेन कर रहा है, वहाँ पे जो बैठा है वो एक IAS अधिकारी है। तो हमें लगता है कि इसमें इंसाफ नहीं मिल पाता। और दूसरा कई जगह पे ये भी आया है कि कई ह्यूमन राइट्स कमीशन के, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग ही, पूरा सिस्टम खराब है, कुछ लोग अच्छे ईमानदार लोग भी आते हैं, कुछ जो ईमानदार होते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन, उनको चलने नहीं दिया जाता इसलिए कि वो सरकार के अधीन है। अब वो सरकार के पॉलिसी के खिलाफ अगर बोलेंगे तो या तो उनको चेयरमैन के पद से हटा दिया जाएगा और नहीं तो दिगर कुछ भी उनके साथ होगा। तो मिला जुला के जहाँ तक मामला ये होता है कि ह्यूमन राइट्स आज देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
और खास करके हम लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है। हम लोगों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सुरक्षा का नहीं है। आज 12 बजे रात में कहीं पे अगर कोई कॉमनल अगर वायलेशन भी होता है तो ह्यूमन राइट्स वाले हम लोग तुरंत पहुंचते हैं। किसी महिला की आबरूरेजी की बात आता है तो सबसे पहले हम लोग दौड़ के पहुंचते हैं। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले कभी नहीं पहुंचते, मैं तो नहीं देखा हूं आज तक ऑन द स्पॉट जाते हुए। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये किस काम के ह्यूमन राइट्स कमीशन है? क्या इस ह्यूमन राइट्स कमीशन से देश की जनता को, राज्य की जनता को कोई बेनिफिट मिल रहा है? अब आपको बता रहे हैं कि जब बात से करीबन 4-5 साल पहले का ऐसा एक वाकया है जिस केस को हम डील कर रहे थे। एक नाबालिग लड़की को बच्चलन का इल्जाम लगाता है एक पॉलिटिकल लीडर, नाम नहीं डालने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल लीडर। अब उस लड़की को, बेकसूर लड़की को मुंह पे कालिक पोता जाता है, जूते का हार पहनाया जाता है, पूरे नेमतपुर इलाके में घुमाया जाता है, और उसके माँ विकलांग है, बाप विकलांग है। तमाम अधिकारियों के यहाँ जाने के बाद कोई FIR लिखने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ था ह्यूमन राइट्स कमीशन? क्या कर रही है ह्यूमन राइट्स कमीशन? कोई मतलब नहीं है ह्यूमन राइट्स कमीशन को। मगर हम लोग जैसे जो, ना हम लोग सरकार से कभी 1 रुपया की मदद मिलती है, ना हम लोगों को सरकार से कोई हेल्प मिलता है, ना प्रशासन भी हम लोगों की मदद तब करता है जब हम लोग चीखते हैं, तब जाकर वहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे, धरना देंगे, घेराव करेंगे, तब मेरी बात सरकार, प्रशासन भी सुनती है। अब वैसे केसेस में जब हमारे पास आता है तो हम लोग तुरंत जाते हैं थाना। गए सुबह में 10 बजे पहुंचे, 10 बजे से लेके नेमतपुर थाना में रात के 7 बजे तक धरने पर बैठे रहे। उसके बाद मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हो गया, पुलिस हाथ बांध के देख रही है। कहाँ है सुरक्षा? कोई सुरक्षा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन पे जो खर्च होता है, जो पैसे देते हैं, वो मेरा पैसा होता है, देश की जनता का पैसा है, राज्य के जनता का पैसा है। मगर 2 कारण हो सकता है। अगर एक तो ऐसा होता है कि जैसा जनता होता है वैसा शासन मिलता है, जैसा हम होते हैं उसी लेवल का शासन मिलता है। अगर हम अवेयर होंगे तो शासन भी अवेयर होगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसमें हम लोग बहुत ही, जो आवाज़ है हम लोगों को उठना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, चाहे ये सरकारी जितने भी अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो सब का पैसा देश की जनता दे रही है, ना कोई सरकार दे रहा है। हमारे पैसे से उनको दिया जाता है, तो उनको रखा गया है मेरी सुरक्षा के लिए। मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए और हम सबों के लिए कि देश की जनता, आज देखिए हम लोग, आप इशारा फाइल देख रहे हैं, ये कम से कम हजारों लोगों का केसेस हमारे पास आते हैं, चाहे 498 हो, हस्बैंड वाइफ के मामला हो। ऐसे केसेस हम लोग काउंसलिंग के जरिए मसले को, कोर्ट के बोझ को कम कर रहे हैं हम लोग। आज हमारी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन पर ईयर 1000 केसेस को हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, चाहे वो भाई का मामला हो, हस्बैंड वाइफ का मामला हो, 498 हो, और किसी को थाना नहीं सुन रहा, कौन चिट्ठी लिख के देने वाला है? यहाँ हजारों लोगों को यहाँ से चिट्ठी किसी को लिख के दिया जा रहा है। हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता। ये तो एक आदमी का अधिकार है। भारत में अगर हम जन्म लिए हैं तो मेरा अधिकार है, मगर नहीं मिलता। आप क्या चाह रहे हैं? देखिए हम ये चाहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स कमीशन में जिस तरह से कोई IAS को, IPS को या चीफ जस्टिस को आप उनको रखिए, मगर उसके साथ साथ आप कुछ जिसने ह्यूमन राइट्स पर काम किया हो, जनता के बीच रह के काम किया हो, गांव में ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया हो, ऐसे लोगों को, जैसे आप 10 लोगों की टीम बनाते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन के 10 लोगों की टीम होती है, तो उसमें ऐसे लोगों को भी आप रखिए जो आपको ह्यूमन राइट्स से कहाँ क्या घटना हो रही है उससे आपको अवेयर भी कराएगा। दूसरा ये है कि आपको धूल मट्टी लग जाएगी, इसलिए कि आप बड़े अधिकारी हैं और आप ऐसी गाड़ी से चलने वाले लोग हैं, तो आपके लिए परेशानी हो सकता है। मगर हम जैसे लोग धूप में काम करते हैं, हाँ, कहीं घर में आग लग जाता है तो घर भी जाके अपने से बनवाते हैं, तो हम लोग तो रात दिन काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं पूरे देश में, आप 2 लोगों को उसके साथ रखिए,
अपनी सरकार ने 2-4 लोगों को तो रखी है। कहाँ, हम तो नहीं देखते हैं किसको रखती है। वो या तो ऐसे लोगों को रखती है, रखती होगी कि जो ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ जानती ही नहीं। आज कह सकता हूँ, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि आज पूरे भारत में आज हमारे 12-13 लाख मेंबर, 14 लाख मेंबर है। करीबन बंगाल के, हिंदुस्तान के 14 से 15 स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर भारत में ह्यूमन राइट्स पर अवेयरनेस की बात हो तो हम लोगों ने गांव-गांव जाकर उसके अधिकार के बारे में बताया है। संविधान में हमारे लिए क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या अधिकार दिया गया है, तो इस सब पर हम लोग अवेयर कर रहे हैं। मगर अफसोस, चेयरमैन को आप लोगों ने इसके बारे में बताया कि बहुत बार लिख के देते, कुछ मतलब नहीं है उनको। वो सारे लोग बेचारे अब वो आराम करने के लिए आए हैं, तो रिटायरमेंट के बाद तो आराम ही की जगह होती है। बेचारे पहले काम किए रहते हैं, अब उनको आराम चाहिए। अब आराम की जगह पे सरकार उनको काम थोप देती है, तो बेचारे क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी बात अहम ये है, कहना ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर भारत को देश में आप हमें तो हम मांग कर रहे हैं सरकार से, इसके लिए बहुत जल्दी हम सड़कों पर उतरने वाले हैं कि भाई आप हिस्ट्री बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम नहीं कहते कि हिस्ट्री बंद कर दो, हिस्ट्री पढ़ाओ आप। अब अकबर ने क्या किया था वो जान के तो हमारा पेट नहीं भर सकता, हाँ, और हिस्ट्री से हमारा बहुत ज़्यादा पेट नहीं भर सकता। बट ठीक है, हिस्ट्री जानना चाहिए कि हाँ भाई हमारे पुरखों ने ये किया वो किया, वो ठीक है ना। मगर आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्कूल में तो बच्चों को क्लास 5 से ही संविधान पढ़ाने की ज़रूरत है। अगर देश के बच्चे संविधान अगर पढ़ लें अपने स्कूल में, हाँ, पार्ट वाइज आप पढ़ाइए, 12 तक ले जाइए उसको, तो आप समझ रहे हैं किसी पुलिस का मजाल होगा उसको FIR नहीं लिखेगा अगर अपने अधिकार के बारे में जान जाएगा तो। किसी हॉस्पिटल में उसको बेड नहीं मिलेगा, किसी का मजाल है कि उसको बेड नहीं देगा, इसलिए कि भारत के अधिकार उसको उस संविधान में जो उसके लिए राइट्स दिए गए, जो अधिकार दिए गए, उस अधिकार को पढ़ चुका होगा। मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि देश का सबसे बड़ा किताब, हम कह सकते हैं कि बाइबल, कुरान, गीता सबसे बड़ा, इस भारत के लिए सबसे बड़ा किताब कौन सा है? संविधान। और हम सब हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, संविधान नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि हम जानते हैं कि जिस दिन देश के युवा पीढ़ी संविधान को पढ़ लेंगे, अपने अधिकार को जान जाएंगे, तो ये फिर इनकी सियासत खत्म हो जाएगी, इनकी जुल्म खत्म हो जाएगा। इसलिए ये चाहती हैं कि देश के लोग अनपढ़ रहें, ये देश के लोग अपने संविधान को नहीं जाने, अपने अधिकार को नहीं जाने। तो हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं अभी, और 1 हफ्ते के अंदर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर को भी लिखेंगे, राष्ट्रपति को भी लिखने जा रहे हैं, और सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर को, HRD मिनिस्टर को भेज रहे हैं कि भाई आप अब जहां आप बहुत सारा गीता, रामायण का सब पढ़वा ही रहे हैं, तो कुरान, गीता, बाइबल, कुरान तो पढ़वा ही रहे हैं, आप इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर हम ना गीता की लड़ाई लड़ेंगे, ना बाइबल का, ना कुरान का, हम लड़ेंगे देश के संविधान की लड़ाई। और देश की संविधान हर युवा को, हर देशवासी को इसे पढ़ना चाहिए, और सरकार को इसका रास्ता हमवार करना चाहिए, ताकि हर देशवासी अपने भारत के संविधान को, अपने भारत का सबसे बड़ा किताब, सबसे ताकतवर किताब, जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमें अधिकार दिया, उस किताब को हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से हर भारतवासी, आप देश के प्राइम मिनिस्टर को जरूर लिखिए अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो आप अपने बच्चों के बारे में लिखिए कि मेरा बच्चा संविधान पढ़ना चाहता है, आप स्कूल में संविधान पढ़ने की परमिशन को आप ग्रांट कीजिए। अगर हर गार्जियन, हर माँ बाप अपने बच्चे को अगर संविधान पढ़ाने में सफल हो गया, तो हमें ये उम्मीद है कि आपके बच्चों का, आपका कोई अधिकार नहीं मार सकता। जय हिंद।